वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें हमारे 40+ क्वेश्चन होंगे जो कि हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया है। उससे निकल के जो भी क्वेश्चन आए हैं तो इसमें हमने प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और कुछ क्वेश्चन हमारे वो हैं जो हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बने हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनको हमने इसमें ऐड किया है। तो इस वीडियो को हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंडों में, अपने जो स्टडी ग्रुप हैं आपके उसमें शेयर करें ताकि और लोगों को तो वीडियो पहुंच जाए। और साथ ही साथ लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए होगा, यानी लैमार्क थे, उन्होंने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया और इन्होंने अपना जो ये समझाने का इनका जो तरीका था, जो थ्योरी था, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो इन्होंने जिराफ पे प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों का वर्गीकरण को कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण का जनक। वर्गीकरण को किसमें अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी वर्गीकरण विज्ञान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि दो जो जीव होते हैं उनके क्या है, विकास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उस विकास को अपने बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपना नए वातावरण अनुकूलन बनाए रखने के लिए अपने उसमें नए नए विकास करते हैं अंगों का। अपना जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो उनका ज़्यादा विकास कर लेते हैं और उस अनुकूल में रहने के लिए अनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ह्यूगो डी ब्रिज हैं जो कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत को दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिनचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पक्षियों के जो अध्ययन किया जाता है वो क्या डार्विन फिनचेज का एक प्रयोग है जिसके माध्यम से पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे पास सही आंसर सी होगा, यानी पक्षियों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, जीवों की उत्पत्ति हुआ था, उसके लिए ये 3 पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ही उत्तरदायी था जिसके माध्यम से जीवों की उत्पत्ति माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, यानी सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है और बाकी हमारे सब सही हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है और यहाँ पे डी ऑप्शन है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पे जो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर दिया है तो इसमें क्या किया जाता है, सब्जियों की खेती के बारे में यहाँ पे खेती नहीं की जाती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। यहाँ फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है और उनको संवर्धनी का इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी, यानी 2 साइंटिस्ट थे, दोनों मिलकर साझे रूप से जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय जाता है। तो वो वैज्ञानिक थे लैमार्क और ट्रेवेरेनस। ये दोनों वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितीकरण
जीवाणु है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी राइजोबियम। तो जो राइजोबियम है वो क्या है, नाइट्रोजन स्थितीकरण का काम करता है। जैसे ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पे ये पौधों के साथ सहजीविता बनाकर उन्हें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके उन्हें नाइट्रेट प्राप्त कराने का काम करता है। क्योंकि पौधे जो हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, वो नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके पौधों को देता है और पौधों के साथ सहजीविता का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा हमारा ये सी, यानी सहजीवता। जो फलीदार पौधे, जैसे फलीदार पौधे की बात कर ले हम यहाँ पे, तो मटर, अरहर, इस तरह के जो कि दालों में यूज़ किए जाते हैं, यानी दलहनी फसलें, उसमें क्या है, पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थितीकरण जो भी जीवाणु बनाते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एनावेना हो गया, ये सब क्या है, सहजीविता का निर्माण करते हैं। यानी उसके साथ मिलकर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके फसलों को देते हैं और अपना सहजीविता इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जड़ों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और पौधों को भी लाभ पहुंचता है और जंतु जो रहते हैं जैसे राइजोबियम उनको भी लाभ पहुंचता है। तो यानी सहजीविता का मतलब है कि दोनों, यानी जो सहजीविता बनाए हैं उन दोनों जीवों को लाभ पहुंचना चाहिए, तो उसे सहजीविता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईस्ट एक है। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है। इससे क्या है, डबल रोटी ये सब बनाए जाते हैं। तो ये किस में आता है, ये कवक में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी लाइकेन जो पौधा है वो प्रदूषक संकेतक है। लाइकेन ऐसा सेंसिटिव है जो कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते, इसलिए इसको लाइकेन को प्रदूषक के संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शैवाल। शैवाल जो है क्या है, स्वपोषी है। ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, एज लाइक क्लोरोफिल जैसा, जिससे क्या है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन का निर्माण वहीं से कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बाकी तितली हो गया, तितली क्या है, परपोषी है, दूसरे पे निर्भर रहता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। मशरूम की बात करें तो मशरूम क्या है, ये अपघटक है, ये सड़े गले स्थानों पे उगता है। और ये टीडा क्या है, टीडा भी स्वपोषी नहीं है, ये भी परपोषी है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी शैवाल जो है स्वपोषी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में एंजेला और एनाबीना जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी होगा। यानी धान के खेत में जो एंजेला और एनाबीना है उसको क्या है, जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी धान के खेत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चिलकोजा निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पाइन जो है, पाइन के जो बीज होता है उससे क्या है, चिलकोजा प्राप्त होता है। तो राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटोजोआ। तो हमने देखा था कि जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो फाइलम को हमने डिवाइड किया था, तो जो प्रोटोजोआ में रखे जाते थे वो क्या थे, एक कोशिकीय थे और इनका जो सेल था वेल डेवलप नहीं था। ये क्या थे, इनके सेल अल्प विकसित थे, सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं। तो प्रोटोजोआ में जो भी रखे गए हैं, जैसे बात कर ले यहाँ पे हम एक कोशिकीय जंतु को, तो ये एक कोशिकीय में आते हैं प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मच्छर। तो मच्छर नहीं होगा यहाँ पे, हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी मकड़ी। तो जो मकड़ी है वो कीट वर्ग में नहीं रखा गया, इसका कारण है, इसका लॉजिक है, क्योंकि जो मकड़ी होते हैं उसके 8 पैर होते हैं।
जो कीट वर्ग में रखा गया है जिन जंतुओं को, उनके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी टांगे होती है उनकी। लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी की 4 जोड़ी टांगे होती है, इसलिए कीट वर्ग से इसको बाहर रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार शोषण करते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला डी, यानी वात तंत्र से। तो जो कीट वर्ग के जो भी ज़्यादातर जो जीव जंतु रखे गए हैं, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उनके पास एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जो बहुत विकसित होता है, उसके माध्यम से ये शोषण करते हैं, जिसे हम वात तंत्र कहते हैं। और बाकी जो त्वचा से हो गया, क्लोम से हो गया, फेफड़ों से हो गया, तो ये अलग अलग जीव हैं जो इन अपने सिस्टम से सांस को ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्थ्रोपोडा। तो जो केकड़ा है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा को कीट वर्ग भी कहा जाता है। अब ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, यानी सभी फाइलमों में, सभी संघ में सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि कीड़े मकोड़े कीट जितने भी आर्थ्रोपोडा में ही रखे गए हैं, और लगभग ये 2/3 के रेशियो में पाया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में 2/3 के पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रजाति इसी में रखे गए हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, आर्थ्रोपोडा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक है, तो ऑक्टोपस हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर डी हो गया, यानी मृदु कवची। तो आपने देखा होगा जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको वहाँ पे ऑक्टोपस हमने दिखाया था कि ऑक्टोपस के क्या होते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग में मृदु कवच चढ़े होते हैं, यानी बहुत ही कठोर होते हैं और वो निर्जीव होती हैं, जो उसे कवच के रूप में काम करते हैं। तो ऑक्टोपस क्या है, मृदु कवची है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी होगा, यानी वर्णक। तो जो गिरगिट होता है उसमें क्या होता है, एक वर्णक यानी एक पिगमेंट पाया जाता है, और वह पिगमेंट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो उनमें हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन्स के स्रावित होने के बाद एक पिगमेंट उत्पन्न हो जाता है, और ये गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? अपनी रक्षा करने के लिए। जैसे ही उनके शत्रु दिखते हैं तो अपना रंग बदलता है, और कुछ अपने आकार में भी वो बढ़ाता है, आकार, अपने शरीर का आकार को, और वहाँ से भाग जाता है, यानी भाग जाएगा या फिर कहीं पे छुप जाएगा, यानी रंग जैसा उसका इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे उस तरह के रंग चेंज करके छुप जाएगा, यानी अपने दुश्मनों से रक्षा करने के लिए ये इस तरह का कार्य करता है। तो ये क्या हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी, यानी वर्णक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी जो चमगादड़ है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता, और बाकी कौवा, तोता और जो चील, ये हैं, ये सब क्या हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं। चमगादड़ पक्षी वर्ग में इसलिए नहीं आता क्योंकि क्या है, उड़ने वाला तो है, लेकिन ये क्या है, बच्चों को जन्म देता है, और बच्चों को जन्म देने के बाद इनके पास 2 चूचक होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को स्तनपान भी कराता है। तो जो स्तनपायी जंतु हैं उनमें चमगादड़ को, यानी मैमेलिया वर्ग में चमगादड़ को रखा गया है। बाकी जो और हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये सब पक्षी वर्ग में है। पक्षी वर्ग की विशेषता है कि वो क्या करते हैं, पहली बात तो आकाश में उड़ते हैं, दूसरी बात कि वो अंडे देते हैं, वो भी कैसे अंडे देते हैं, कवच युक्त अंडे देते हैं। उनके कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में से खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। तो जो हमारे पास जो युग में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से ये जो दिया हुआ युग्म है उसमें से खुला रक्त परिसंचरण किस में पाया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कॉकरोच और सिल्वर फिश जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। बाकी हो गया केचुआ, जोंक, मानो, व्हेल और टैडपोल, लार्वा और मछली, इस सब में बंद है, यानी क्लोज टाइप के रक्त परिसंचरण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें हम कि खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है और बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो जो ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे कि इसमें वेसल्स के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। जैसे हार्ट से, जैसे कि मानव की बात कर लें या कोई वेल डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात कर लें, तो जैसे कि मनुष्य में क्या है, हार्ट में बहुत सारे वेसल्स जुड़े हुए हैं। वेसल्स के माध्यम से ब्लड आता है और हार्ट से फिर पंप होके चला जाता है। तो उस तरह से जो खुला रक्त परिसंचरण होता है उसमें क्या है, वेसल्स नहीं होते, डायरेक्टली ब्लड पंप होता है हार्ट से और डायरेक्टली जिस अंग में जहाँ पे जाना होता है वो डायरेक्टली वहाँ चला जाता है। कोई वेसल्स का इसमें वर्क नहीं होता, वेसल्स पाए नहीं जाते इन जंतुओं में। तो हमारा पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर कॉकरोच और सिल्वर फिश। इसमें कोई रक्त ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सी। यानी इन सभी में जो अमीबा के अलावा जो 3 और दिए हुए हैं इनमें सभी क्या हैं, वेल डेवलप तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन अमीबा ऐसा है जिसमें क्या है, अमीबा में सर नहीं होता, और सर नहीं होता तो तंत्रिका तंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अमीबा ऐसी जंतु है इनमें जो कि इसमें नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी विटेकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 जगत यानी 5 किंगडम एनिमल, जो भी 5 ऑर्गेनिज्म हैं यानी 5 जगत जो बांटे गए हैं उनको विटेकर ने दिया था। और यहीं पे बात कर लें और जो 3 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, तो हैकल ने जो है ये जो 3 वर्गीकरण को दिया था, यानी जीवों को 3 वर्गीकरण में बांटा था। और एक कोपलैंड साइंटिस्ट है, इन्होंने जीवों को 4 वर्गीकरण में बांटा था। और एक लिनियस है, ये कैलोरस लिनियस, इन्होंने 2 वर्गीकरण में बांटा था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो राइट आंसर ए यानी विटेकर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक मानव के निकट पूर्वज कौन है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी जो आधुनिक मानव हैं उनको सबसे निकटतम यानी इससे पहले रहा होगा जो मानव, वो क्या होगा, उस जो वर्तमान में मानव है उसका निकटतम पूर्वज होगा। तो वो कौन है? क्रो-मैग्नान मानव। ये जो निकटतम पूर्वज हैं आधुनिक मानव के, क्रो-मैग्नान मानव हैं। राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव की मूलभूत इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ए होगा यहाँ पे, यानी कोशिका। तो जो जीवों की मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई की बात कर लें तो क्या है? कोशिका है। कोशिका से यहाँ पे ऊतक बनते हैं और कई ऊतक मिलके क्या करते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे अंग यानी मेनी जो ऑर्गन हैं वो मिलकर पूरे शरीर यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। अंग की बात कर लें यहाँ पे तो अंग हमारे अलग अलग डिवाइड हैं, जैसे कि हम किडनी, लीवर और इसी तरह से लंग्स, ये सब हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं जो कि ऊतक से मिलकर बने हैं। और सबसे छोटी इकाई की बात करें यहाँ पे तो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो अंग, क्योंकि बहुत सारे कोशिका मिलकर अंग बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रिका नहीं पाया जाता? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी होगा। यानी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है। बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन सभी में केंद्रिका पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो जानवर होता है जिसमें लाल रक्त भी पाया जाता है और उसमें केंद्रिका भी पाया जाता है, तो वो जानवर है ऊँट। ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जिसमें क्या है, लाल रक्त होने के साथ साथ उसमें केंद्रिका भी उपस्थित होता है। बाकी और सारे जितने भी जानवर हैं जिसमें लाल रक्त पाए जाते हैं, किसी में केंद्रिका नहीं पाया जाता, सभी में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी लाल रक्त कोशिका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम फ्रेंड्स
हमारे शरीर के सेल्स में लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि क्या है, उसमें एक प्रकार का एंजाइम भरा रहता है। और एंजाइम ये क्या करता है, इसमें एंजाइम का वर्क क्या होता है, जो हमारे सेल्स में बाहर से बड़े बड़े जो अवांछनीय पदार्थ जो सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं, उनको यह नष्ट करने का काम करता है। अगर गलती से यानी असंतुलित अपचयी उपापचयी क्रिया जब हमारे सेल्स में होने लगते हैं, तो क्या होता है, लाइसोसोम में कहीं पे उसके लेयर में, उसके मेम्ब्रेन में छेद हो जाते हैं, और जो एंजाइम उसमें भरे होते हैं वो लीक हो जाता है, जिससे क्या करता है, जिससे जो अच्छे कोशिका हैं उनको भी और स्वयं को भी यह नष्ट कर लेता है उस एंजाइम के माध्यम से। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग भी कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकाइंड्रिया नहीं पाया जाता? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी जो माइटोकाइंड्रिया है लाल कोशिका रक्त में नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो लाल रक्त कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, उसी तरह से लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें माइटोकाइंड्रिया नहीं पाया जाता। बाकी के जो यकृत कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, इन सभी में क्या है, माइटोकाइंड्रिया उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी जो माइटोकाइंड्रिया होता है उसमें जैसे कि बात करें हम कि जो डीएनए होता है वो तो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, क्योंकि डीएनए एक क्या है, जेनेटिक्स मटेरियल है, और इसी से जो भी क्रियाएं होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण इसी से होता है। तो ये जो केंद्रक होता है उसमें होता है, लेकिन उसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बहुत सारे कोशिकांग, बहुत सारे आर्गन जैसे लाइसोसोम, गाल्जी काय, राइबोसोम, ये सब उपस्थित होते हैं। उन सभी में किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन एक माइटोकाइंड्रिया भी होता है जो कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में रहता है पड़ा हुआ। उसमें भी क्या है, डीएनए का कुछ पार्ट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ भाग उसमें पाए जाते हैं, और बाकी सारे डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं यानी कोशिका केंद्रिका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन। तो जो थाइमिन है फ्रेंड्स, वो क्या है, डीएनए में उपस्थित रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य कड़ी माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, यानी विषाणु। तो जो वायरस है फ्रेंड्स, वो क्या है, जीवों और सजीवों का मध्य कड़ी है। मध्य कड़ी इसको क्यों कहा जाता है, मध्य कड़ी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि विषाणु यानी वायरस की ऐसी क्वालिटी है, ऐसी गुण है इसमें विद्यमान कि जब इसको आप यानी फ्री छोड़ देंगे, फ्री कहने का मतलब कि इसको किसी के संपर्क में बिना स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो यह निर्जीव की तरह बिहेव करता है, निर्जीव की तरह इसके पास गुण होते हैं। और जब इसे किसी सजीव जगत या सजीव जगत के किसी जीव में या फिर किसी सजीव ये जो सेल होते हैं उसमें अगर ये संपर्क कर लेता है, उसके अगर साथ मिल जाता है, तो वहाँ फिर सजीव की तरह बिहेव करने लगता है, यानी उसके साथ मिल के ये नए नए सेल्स का निर्माण करने लगता है, अपने सेल्स को बढ़ाने लगता है, तो वहाँ निर्जीव सजीव का काम करने लगता है। तो इस तरह इसमें दोनों गुण विद्यमान है, जिसके कारण इसे सजीव और निर्जीव जगत के कड़ी के रूप में माना जाता है और इसे कड़ी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यानी विषाणु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, यानी विषाणु। तो फ्रेंड्स, विषाणु ऐसा है जो कि कोशिका सिद्धांत का ये पालन नहीं करता है। जो कोशिका सिद्धांत का यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का जो वाटसन और क्रिक ने सिद्धांत का ये प्रतिपादन किया था, तो ये क्या पालन नहीं करता है। पालन क्यों नहीं करता है? क्योंकि
जो कोशिका है, कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि जो कोशिका है क्या है, वो स्वयं ही विकास करता है अपना। जैसे कि कोई पुरानी कोशिका है, वो नई नई कोशिकाओं का स्वतः अपना विकास करते रहते हैं, लेकिन विषाणु ऐसा नहीं है। जब तक ये कोई दूसरे सेल्स के संपर्क में ना आए तब तक अपनी कोशिकाओं का विकास नहीं कर पाता। जब इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं कर पाता है, कोशिका सिद्धांत से ये बाहर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए के 2 स्टैंडर्ड किस प्रकार बंधे होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन बांध द्वारा जो डीएनए का जो आपने देखा होगा जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होंगे कि उसमें क्या था, डबल हेलिकल मॉडल था। जो क्या था, वो बंधे हुए थे दोनों हेलिकल, एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर था जिससे बंधे हुए थे। तो ये किस तरह से बंधे होते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बांड द्वारा ये बंधे होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता किसने लगाया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल का पता लगाया और डबल हेलिकल मॉडल को इसने दोनों मिलकर दिए। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा सूखे हुए प्रकंद। तो हम जब पढ़ रहे थे, जब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसके रूट्स और स्टेम सभी पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हल्दी जितने भी हैं सभी के पार्ट के बारे में, रूट्स, स्टेम और जो भी ब्रांचेज हैं, फ्रूट्स, ये सारे के बारे में डिस्कस किया था। तो हल्दी क्या है, सूखे हुए प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि हल्दी का जो स्टेम होता है वो प्रकंद में आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये सी, यानी अधपके फल। तो जो अफीम के पौधा होता है उसके अधपके फल से अफीम प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए, यानी केला जो है अनिषेचक फल है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 40, यानी फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। यानी जितने भी जो मीठे फल होते हैं जो हमें खाने में मीठे लगते हैं, उन सभी फलों में फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज के से ही वो मीठापन लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए लिए थे। अगर वीडियो आपको सही लगता है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लगभग एग्जाम में आने लायक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि कई एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दें।